हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाला पर। तो देखिए, आज अभी सुबह के बज चुके हैं 4 और अपनी क्लास मैं ले रहा हूँ। तो जनरल नॉलेज की ये स्पेशल क्लास होगी। तो कुछ मोटिवेशन पंक्तियों के साथ में क्लास की शुरुआत करते हैं। रख हौसला बुलंद वो मंजर भी आएगा, रख हौसला बुलंद वो मंजर भी आएगा, एक दिन प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखिए, जो आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या मतलब अदर दूसरे एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उससे लगभग मैं ज्यादा नहीं, केवल मोस्ट 10-12 क्वेश्चन लेता हूँ एक दिन में, और वही एक क्लास में कंप्लीट करते हुए चलते हैं, क्योंकि क्लास अपनी ज्यादा लंबी ना कर रहे हैं। थोड़ी लगभग में व्यवस्थाएं कुछ अभी ऐसी चल रही है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लाइव की व्यवस्था तैयार कर देंगे। तो देखते हैं 10 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लेके चलते हैं। देखें कि इसमें नदियों से संबंधित बहुत सारी तरह से जीके का मतलब है जनरल नॉलेज, इंडिया से, या फिर अभी केवल हम इंडिया लेवल की जीके लेके चलेंगे, और फिर उसके बाद में वर्ल्ड लेवल की जीके भी देखेंगे उठा के। तो इसमें इंडिया लेवल की जो जीके होगी उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ऑलरेडी पहले कुछ परीक्षाओं में आ चुके हैं या आने की पूरी पूरी संभावना लग रही है, वो क्वेश्चन हमने उठाए हैं केवल। ठीक है, तो देखेंगे ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत की सबसे साफ जल की नदी कौन सी है। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एनसी फर्स्ट वाले बच्चे जानते हैं। तो आंसर में गंगा हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, सरस्वती या फिर उमन गोद। देखिए, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। जो गंगा भारत की कैसी नदी है, पवित्र नदियों में से एक नदी मानी जाती है। कौन सी? गंगा। देखो, और क्या है, यमुना, यमुना भी पवित्र नदियों में आ जाती है। सरस्वती, ये इनमें से अगर सबसे साफ जल की नदी की बात की जाए तो वो हो जाएगी उमन गोद। उमन गोद कहाँ की नदी है? मेघालय की। उमन गोद कहाँ की नदी है? मेघालय की। ये भारत की सबसे साफ जल की, ये पारदर्शी नदियों में इसकी गिनती आती है, बिल्कुल कांच की तरह, क्योंकि इसमें जो भी चीज होती है स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए, ये जो उमनगोत नदी है उसके बारे में टोटल संपूर्ण जानकारी है। भारत की सबसे साफ जल की नदी मेघालय में स्थित है। ये उमनगोत नदी है। ये नदी अत्यधिक पारदर्शी और साफ पानी के लिए सिद्ध होती है। इसमें नौकायन करने पर नाव हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। अभी दिखाते हैं कैसे। देखो, नाव हवा में तैरती हुई, ये देखो, ये दो नौकायन में नौका का आनंद ले रहे हैं। एक व्यक्ति ये बैठा है और एक ये लड़की बैठी हुई है, और ये जल जल भरा हुआ है, जल। लेकिन ये कहाँ लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि पानी में तैर रही है, मतलब हवा में तैर रही है। इसमें ये पारदर्शी नदियों में इसकी गिनती आती है। और इसमें जैसे अगर कोई चीज है, जलीय जीव है, ऊपर से नीचे साफ साफ दिखाई देता है। तो ये कैसी नदी है? भारत की सबसे साफ जल की नदी मेघालय की उमनगोत नदी। कौन सी आ जाएगी? मेघालय की उमनगोत नदी। ठीक है, और ये इसकी कुछ स्थान कहाँ है? ये मेघालय राज्य के पश्चिम हिल्स जिले में बहती है। कौन से जिले में? प्रश्न में, पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि मेघालय नदी है किस जिले में? मेघालय के हिल्स जिले में वो बहती है। ठीक है, अगला है पारदर्शी। इसका पानी इतना साफ है कि आप नदी के तल में मौजूद पत्थरों को और नाव को, जो जलीय जीव है, उनको भी आसानी से देख सकते हैं। देखिए, पर्यटन, यहाँ पे जो लोग घूमने के लिए जाते हैं और उसके साफ पानी के कारण यहाँ के पर्यटकों के लिए बहुत प्रमुख नदी मानी जाती है। देखो, यहाँ लोग क्या करते हैं, आकर्षक यहाँ क्या है, हॉकी शहर के पास बेंटिंग अनुभव का अनूठा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपने देख ही लिया। देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक? सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक। सर्वाधिक का मतलब क्या होता है? सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक रही है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, या मणिपुर, राजस्थान, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, ये पूछ कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की 2001 से 1 से लेकर 10, यानी 10 साल में बराबर 11 की जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक, यानी कि सबसे ज्यादा रही है। तो हो जाएगी मेघालय की। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? कौन सा? 12वां। यानी जनसंख्या की बात की जाए तो तीसरा, मतलब इंडिया में, और क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा। देखो, जनसंख्या के आधार पर तीसरा और क्षेत्रफल के आधार पर 12वां।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इसमें हो जाएगा बिहार। देखिए अगर ये आ जाए कि जैसे मतलब जनसंख्या के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो तो हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, अपना यूपी। और अगर क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, छोटा राज्य क्षेत्र, तो हो जाएगा गोवा। अगर पूछ लिया है ये प्रश्नों में, कभी कभी घुमा के प्रश्न को दे देते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, गोवा। यानी जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा तो हो जाएगा यूपी और सबसे छोटा हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो हमारे भारत का राज्य है उसकी जनसंख्या पूरे भारत के सभी राज्यों से कम है। और सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा गोवा हो जाएगा, क्षेत्रफल के आधार पर। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, यानी ये तो हो जाएगा सबसे छोटा। और सबसे बड़े की बात की जाए तो आ जाएगा राजस्थान। ठीक है, आइए इन प्रश्नों को पोस्टमास्टर इसी तरह से करते हुए चलते हैं। और प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न पर एक बार पुनः ध्यान दीजिए कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लगा लो ग्रुप डी वाले, इस पर एक स्टार लगा लो, ग्रुप डी वाले स्टार लगा लो। ये क्या है, देखो NH1, NH2, NH8 हो जाएगा या NH7। अब समझिए इस प्रश्न का पोस्टमास्टर किस तरीके से करना पड़ेगा कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो NH44 आ जाता है। बच्चा यहीं आकर कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन लगा के क्या आने वाला है। अब NH44 है, ठीक है, ये भी राइट आंसर। अगर NH44 मिल जाए वो भी सही आंसर है। अगर NH7 है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, देखो NH7 क्या है, भारत ये अगर प्रेजेंट टाइम की नए की बात की जाए तो NH44 में ही आएगा। और अगर इनमें से कोई ऑप्शन मिल जाए आपको तो NH7 होगा। ठीक है, जैसे देखिए किस तरीके से, ये देखो भारत का सबसे लंबा हमारा राष्ट्रीय हाईवे है। इसमें ये देखो कहां से, श्रीनगर से लेकर के कहां जाएगा, नीचे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। जो पुराना हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 था उसकी लंबाई कितनी थी, 3745 उसकी लंबाई थी। और जो प्रेजेंट टाइम का अभी है, यानी NH, जिसे NH44 के नाम से, देखो ये इधर से, जो इधर से जाने वाली सवारियां हैं वो इधर जाएंगी और जो इधर से आने वाली इधर, बीच में एक डिवाइडर भी इसमें तैयार होता है, बना हुआ होता है। ये इसे देख सकते हैं यहाँ जगह, विस्तार पर पूर्वक देखिए। ये देखो, ये थोड़ा ब्राइटनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें देखो कितना चौड़ीकरण है इसका। इसमें एक इस पर जा सकता है, एक इस पर जा सकता है, और 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, लगभग में 8 और 8 16 हाईवे है ये, 16 लाइन का हाईवे। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो समझ में तो आ ही रहा होगा लगभग में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। देखो जो वर्तमान नेशनल अपना NH है इंडिया का, जो 11 राज्यों से कहां से होकर गुजरता है, भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये कई पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों को भी जोड़ती है। इसका नया नाम NH44 है और पुराना अगर जो ऑप्शन में आ जाए तो NH7 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसकी जो अभी कुल की लंबाई कितनी है, 4112 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, कहां से कहां तक जाता है ये, जो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। अक्सर बच्चा यहां भी आकर कंफ्यूज होता है। देखो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछा गया है, यहाँ ये पूछ रहा है तो मुगलसराय हो जाएगा, खड़गपुर। देखो खड़गपुर पश्चिम बंगाल का और भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्मों में से आ जाता है। अगर ये लंबा की बात पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ये सबसे लंबे की बात पूछ रहे हैं, बड़े की क्या जाएगा, खड़गपुर पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। और लंबाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा गोरखपुर में। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न इसी से रिलेटेड एक और आता है यहाँ जगह, यहाँ अभी दोनों ऑप्शन सही नहीं है। अभी ये लंबा की बात करेंगे तो यहाँ सीधे सीधे ये आ जाएंगे। ठीक है, अगर बड़े की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा आ जाएगा तो वो आ जाएगा ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। दुनिया की बात की जाए, ग्रांड सेंट्रल
टर्मिनल। ये है कहां? न्यूयॉर्क में। इस तरह से संबंधित जो क्वेश्चन है याद रखेंगे। देखो बेशक हम अपनी छोटी क्लासें चला रहे हैं, लेकिन हो सकता है इससे भी संबंधित बढ़िया क्वेश्चन कभी कभी आपकी परीक्षाओं में फंस जाएंगे और उससे भी कुछ ना कुछ नंबर आ सकते हैं। छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, जहां सुई काम आ जाती है वहां तलवार कभी काम नहीं करती है, ध्यान देंगे, ठीक है। बेशक अगर हम एक छोटी क्लास चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्या ऊपर वाले की कृपा रहती है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और क्या आता है, जैसे ये देखो, ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। कर्नाटक का एक हुबली रेलवे स्टेशन भी आ जाता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है। ये भी आ जाता है। अगर कभी कभी प्रश्न में ये भी आ जाए तो अब ये मत सोचना कि गोरखपुर ही आया था, गोरखपुर की जगह अगर ये आ जाए, हुबली आ जाए या कर्नाटक का हुबली आ जाए, तो वो भी आप लगा आ सकते हैं। इसकी भी लंबाई काफी पर्याप्त है और देख सकते हैं ये हुबली जंक्शन है, इसकी लगभग में 1507 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। ये भी लगा सकते हैं। आगे देखें, अगला, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह ओडिशा तट पर अब स्थित है? कौन सा? ओडिशा तट पर अब स्थित। ओडिशा की बात की जा रही है तो ओडिशा में देखो हल्दिया भी नहीं आएगा, मुंबई नहीं आएगा, विशाखापट्टनम भी नहीं आएगा, तो पारादीप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओडिशा का पारादीप आ जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे सीधा सीधा ये। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, संक्षेप में लेने की मैं कोशिश करूंगा। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है कहाँ? राजस्थान में या फिर गुजरात में, मध्य प्रदेश में? इन तीनों से संबंध है हमारी भील जनजाति का। किसका? भील जनजाति का तीनों से संबंध है। और ये अगर बात की जाए तो यहाँ प्रश्न में ये है तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि भील जनजाति के लोग राजस्थान में भी रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं और मध्य प्रदेश में भी रहते हैं, तो तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये आ जाएगा, समझ रहे हो। अगला देखेंगे, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर, बिरहोर समझिए, बिरहोर एक शाब्दिक अर्थ पूछ रहे हैं तो ये हो जाएगा प्राकृतिक प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी या आम आदमी। नहीं, जंगल का आदमी। बिरहोम, बिरहोम का मतलब क्या हो जाएगा? जंगल का आदमी। ये एक ऐसी जनजाति है कि लोगों का मानना ये होता है कि अगर ये जनजाति के लोग किसी भी पेड़ को अगर छू दें तो उस पर कभी बंदर नहीं बैठते या बंदर नहीं चढ़ते, ये लोगों का ऐसा मानना है, ठीक है। तो बिरहोर का शब्द क्या हो जाएगा? जंगल का आदमी। यस, इसे आदिम अगर कहीं आ जाए, आदिम, तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुदमुलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? वाघरों के लिए, गबलों यानी बाइसन के लिए, पक्षियों के लिए या हाथियों के लिए? तो ये आएगा मधुमलाई। मधुमलाई से संबंध किसका है? बाघरों का, यानी बाघों का। अगर इस तरह से कहीं बाघों में क्वेश्चन में ये आ जाए, देखो एक होता है बाघ और एक होता है बाघ, अगर ये आ जाए तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। अगर बाघों के लिए आ जाए तो ये है बाघरों के लिए, या इस तरह से दो तीन तरह से क्वेश्चन को दे सकते हैं घुमा के, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट और इंपोर्टेंट अंतिम क्वेश्चन ये है कि कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? कितने परसेंट जो भारतीय कर्मचारी हैं रेलवे में काम कर रहे हैं? 25% या फिर 30% या 40% या फिर 50%? देखो वैसे तो बहुत सारी सेवाएं हैं हमारे देश में, उनमें लोग जो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय केंद्र के कर्मचारियों की बात की जाए तो 40% यानी 40% किसमें काम कर रहे हैं? भारतीय रेलवे में। किसमें? समझ रहे हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इजिली दिस क्वेश्चंस, और नेक्स्ट मीट यू नेक्स्ट वीडियोज। तो बस आज के लिए इतना पर्याप्त है, और मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़े सही लगे होंगे, और सही लगे गलत लगे कमेंट बॉक्स में अपने राय को जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।